नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पैट सिलेबस नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट द ग्रेट किंग अशोका। तो आज हम पैट सिलेबस के अनुसार अशोक जो आपका जो अगला टॉपिक है अशोक मौर्य वंश का, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में सीधा लिखा है आपके सिलेबस में कि अशोक मौर्य वंश से सिर्फ आपको अशोक से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितने भी अशोक से रिलेट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में आज इस क्लास में कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू के तौर पे आप हमारे साथ थोड़ा सा मौर्य वंश भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इन्होंने उस समय के तक्षशिला के एक विद्वान प्रकांड विद्वान थे, एक ग्रेट टीचर थे चाणक्य। उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी आता है, जिनकी मदद से उस समय जो मगध पर नंद वंश था, उस एक महान राजा, महान बहुत ही क्रूर शासक जो था घनानंद, कौन? घनानंद, उसे परास्त करके ये मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं और ये भारत का पहला एक साम्राज्य माना जाता है अखंड भारत को मिलाने वाला। तो दोस्तों, इसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य जी डालते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार जी के पुत्र थे सम्राट अशोक, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक जो है सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक यानी अशोक का जो जन्म था वो 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो इनके जन्म के बाद कई कहानियाँ इनके जन्म से रिलेटेड हैं, लेकिन कहानियों में एक जो मेन आता है कि बौद्ध धर्म में दो ग्रंथ हैं, एक दीपवंश और महावंश। कौन से? दीपवंश और महावंश। इन दो ग्रंथों के अनुसार जो अशोक जो थे वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते हैं। तो ये तो मिथक है एक। ये किसके अनुसार? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी? तो दीपवंश और महावंश, इसमें कहानियाँ दी गई हैं। इसके बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक अपना राज्याभिषेक कराते हैं, जहाँ से सिर्फ आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ डाला हुआ है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका छोटा सा टॉपिक है अशोक और एग्ज़ाम भी कुछ खास बड़ा नहीं है। तो आप सिर्फ इन बिंदुओं को पढ़िए और मेरे सामने क्वेश्चन लगाइए, और आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। जिस टॉपिक को मैं करा रहा हूँ आप उनको बस उतना पढ़ लीजिए। ओके, तो 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व। इस डेट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कितना? 269 BC, 269 ईसा पूर्व। क्योंकि ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे अशोक कुछ भी करेगा तो वो कहेगा कि मेरे राज्याभिषेक से इतने वर्ष पश्चात, तो हर चीज़ वो रिलेट करता है वो अपने राज्याभिषेक से ही रिलेट करता है। जन्म इसका 304 में हुआ है और 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ है। इससे पहले राजगद्दी पर बैठने से पहले एक सवाल आता है कि राजगद्दी से बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो आपको बताना है अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अवंती का राज्यपाल था। ओके, कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था, यानी राज्यपाल अवंती की देखरेख कर रहा था। इसके बाद देखो यहाँ सवाल आया है, राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये तीसरी डेट आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। ये खारवेल जो है कलिंग का एक आने वाला आगे राजा होगा, वो इस अभिलेख में
इस युद्ध के बारे में जानकारी लिखता है। तो क्वेश्चन आता है खारवेल कहाँ का राजा था, तो खारवेल आपके कलिंग का राजा था। और जो कलिंग का युद्ध है वो किस अभिलेख में लिखा है, तो हाथी गुफा अभिलेख में लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज़ और यहाँ लिखी हुई है कि इस अभिलेख के अनुसार आक्रमण के समय जो कलिंग का राजा जो था उस समय नंद था। कौन था, नंद राजा था। तो ये आपके सिर्फ इतने 3-4 पॉइंट है, आपको इतने, क्योंकि आपका एकमात्र टॉपिक दिया गया है अशोक, तो उससे डीप क्वेश्चन भी बन सकता है। इस बार कुछ, पिछली बार पेपर अगर थोड़ा इजी था, इतना इजी भी नहीं था, लेकिन इस बार तो मॉडरेट से थोड़ा हाई बन सकता है। तो इसलिए आपको इतने पॉइंट्स तो थोड़े ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखो कलिंग, आप सभी को पता है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। उसमें भयंकर मारकाट हो जाती है। उसके बाद जो सम्राट अशोक होते हैं उनका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, दुखी हो जाते हैं और भविष्य में कभी युद्ध ना करने का क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध नीति को त्याग करके वो विश्व शांति की नीति को अपनाते हैं। और इसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन कि हृदय परिवर्तित हो जाने के बाद सम्राट अशोक जो थे वो कौन सा धर्म अपनाते हैं, तो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन सा धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब सवाल यहाँ से तीसरा ये बनने वाला है आपका कि इन्हें बौद्ध धर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो इनका भतीजा होता है निग्रोथ। याद रखना, प्रेरणा की अगर बात आ जाए तो निग्रोथ से मिलती है, और दीक्षा जो है ये उपगुप्त से लेते हैं। दीक्षा देने वाले उपगुप्त होते हैं और प्रेरणा मिलती है निग्रोथ से। ओके, सवाल यहाँ से दोनों बने हैं, इसीलिए इस टॉपिक पॉइंट को मैंने दोनों को डाला है। तो हृदय परिवर्तन के बाद ये बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं, और बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो उपगुप्त देते हैं, लेकिन प्रभाव किसका होता है, निग्रोथ जी का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो सवाल आता है, ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि अशोक के बाद, जैसे चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, और अशोक के बाद कौन राजा बनता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट उनका जो है महेंद्र पुत्र फेमस रहता है जो कि श्रीलंका गया था। तो यहाँ लोग ये समझते हैं, कई बार क्वेश्चन में ये देखा गया, तो क्वेश्चन टिक मारते समय सबको यही लगता है कि अगला जो शासक होगा वो महेंद्र ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक का जो उत्तराधिकारी पुत्र बनता है उसका नाम होता है कुणाल। क्या होता है, कुणाल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट आएंगे, तो वो देख लीजिए। यहाँ से सवाल आपका बहुत ही बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, सारे क्वेश्चन ही हैं ये सब, समझिए। महत्वपूर्ण पॉइंटों के थ्रू अभी मैं 100 क्वेश्चन बना सकता हूँ इससे, तो वो आपको थोड़े से बोरियत कर जाएंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट यहाँ से समझिए तो आपको याद भी हो जाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट आपका बोलता है कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। अब ये अभिलेख क्या होते हैं, मतलब उसे अपना कुछ भी मैसेज देना है जनता को, तो उसने एक पिलर, ये देखिए पिलर है, इसी पे पत्थरों पर पिलर पे कुछ भी चीज़ें अंकित करवा दी, इसे ही अभिलेख बोलते हैं। ओके, जैसे आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि हमारे समय में ये काम इस तरीके से हुआ करते थे। तो सवाल आपका आता है, वह कौन सा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, तो कौन आएंगे आपके, सम्राट अशोक आते हैं। अब अशोक को अभिलेख लिखने की भी प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिली होगी, ये पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया भाई। तो अशोक को अभिलेख लिखने की, ये जो अभिलेख हैं, ये आइडिया कहाँ से आया, तो ये आइडिया जो है इराक के राजा डेरियस से आया। इसे दारा प्रथम भी बोलते हैं। किससे आया, डेरियस से आया। किससे आया, डेरियस से आया। डेरियस से आइडिया आया कि हाँ ये लिखते थे डेरियस, इन्होंने भी ऐसा ही किया था, तो इनसे देख के इंस्पायर्ड होके अशोक ने भी शिलालेखों पर, अभिलेखों पर अपने जो संदेश थे वो लिखे। इसके बाद इनके देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख आते हैं।
जैसे अभिलेखों में लिखी गई जो भाषा थी वो 4 प्रकार की थी। ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है आपका, कि जो अभिलेख थे, ये अभिलेख हैं, ये अभिलेख हैं, यहाँ पे इनमें कौन सी भाषा की लिपि थी, यानी लिपियाँ कौन सी थी, कौन सी भाषा थी। तो 4 भाषा मिलती हैं आपकी। कौन कौन सी? ये 4 भाषा मिलती है। एक तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। पहले तो याद करिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक 5 बार आप बोलेंगे, इन चारों को याद हो जाएंगी। दूसरा सवाल यहाँ से ये बनता है कि कौन सी लिपि के जो पिलर हैं या कौन सी लिपि कहाँ पाई गई है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि भारत में। अब ट्रिक क्या है इसकी, भाई भारत में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है, तो ब्राह्मी, ब्रह्मा जी ऐसे निकल रहा है, तो ब्राह्मी लिपि भारत में। ओके। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे खरोष्टी किसी जानवर का नाम है, तो सारे जानवर कहाँ होंगे? पाकिस्तान में। तो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में। खरोष्टी लिपि कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान में। और अरमाइक लिपि आपके अफगानिस्तान में। इतना याद रखना भाई, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 ही जगह तो होंगे, और तो कहीं नहीं था साम्राज्य। भारत इस तरीके का अपना भारत था, इस तरीके का। तो ये हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और यहाँ ये ऊपर अफगानिस्तान, तो ये इतना पूरा इनके अंडर में था। तो इस तरीके से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ब्राह्मी भारत में है, खरोष्टी पाकिस्तान में है, और अरमाइक बचा हुआ कहाँ होगा? अफगानिस्तान में। और ग्रीक लिपि, जो ग्रीक या यूनान जो लिपि है, वो अफगानिस्तान से भी ऊपर वाले हिस्से में, अफगानिस्तान के उत्तर में, यानी ऊपर वाले हिस्से में। ओके। तो ये आपकी 4 लिपियाँ मिलती हैं। कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये आपकी 4 लिपियाँ हैं जो कहाँ कहाँ पाई गई हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में। एक यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट नोट ये बनता है कि ऐसा कौन सा, या मतलब कौन सा अभिलेख है जिसमें ग्रीक भाषा की लिपि और अरमाइक भाषा दोनों की लिपि वहाँ पे वर्णित है। तो आपको बताना है सर ए कुना, कौन सा अभिलेख है? सर ए कुना जो अभिलेख है वो आपका ग्रीक और अरमाइक दोनों में, दोनों लिपियाँ उसमें लिखी हुई हैं। सर ए कुना अभिलेख है एक, ये रहा आपका सर ए कुना अभिलेख। इसमें आपकी ग्रीक और अरमाइक दोनों लिखी हुई हैं लिपियाँ। ओके। तो यहाँ से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए, जो ये इनके जो पिलर हैं, ये यानी स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, तो इनको सबसे पहले किसने खोजा था, और इनकी जो क्या है, इनकी जो लैंग्वेज है फर्स्ट टाइम किसने पढ़ी थी। तो पहले, सबसे पहले तो ये देखते खोजा किसने था। तो 1750 में, यहाँ ये मिस्टेक हुआ है, टी फैंथलर। किसके द्वारा? टी फैंथलर। ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। टी फैंथलर के द्वारा 1750 में टी फैंथलर के द्वारा इनके जो स्तंभ लेख हैं इनकी खोज की गई थी। ओके। किसके द्वारा? टी फैंथलर के द्वारा 1750 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, टी फैंथलर के द्वारा। इसके बाद जो इन्हें पढ़ने का जो सर्वप्रथम जो सक्सेस मिली थी वो 1837 में। कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ने की सर्वप्रथम सक्सेस मिली थी। सर्वप्रथम किसने इनके अभिलेखों को पढ़ा था? सवाल आपका इस तरीके का बनता है कि अशोक के स्तंभ लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आप लगाएंगे जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ये याद कर लीजिए अच्छे से, पॉइंट है आपका, याद तो करना पड़ेगा। और खोज किसने की थी? तो टी फैंथलर ने। टी फैंथलर ने 1750। खोज कब और पढ़ा कब गया? 1837 में। देखो 100 साल लग गए पढ़ने में लगभग। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। ओके। तो आगे देखते हैं। अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। कितने स्तंभ लेख? 7 मिलते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है,
वो आपको सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट देखनी है। तो पहला अभिलेख है आपका रूमंदेही अभिलेख। कौन सा? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटा अभिलेख है ये और इसकी कई विशेषताएं हैं। तो पहला कौन सा हो गया आपका? रूमंदेही अभिलेख। यह सबसे छोटा अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान के कंधार से मिला। कहाँ से मिला? अफगानिस्तान के कंधार से। सवाल जो बनेगा इससे वो आगे आपके क्वेश्चन में ऐड कर दिए गए हैं। तो रूमंदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। इसके बाद दूसरा मिला कौशाम्बी अभिलेख। ये दूसरा इंपॉर्टेंट आता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख बोलते हैं। रानी का अभिलेख किसे बोलते हैं? तो कौशाम्बी। किसे बोलते हैं? कौशाम्बी। इस अभिलेख को जो आगे राजा होंगे अकबर, ये इलाहाबाद में स्थापित कराएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया है? तो आपको लगाना है कौशाम्बी अभिलेख और इससे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। तो दो हो गए आपके, एक रूमंदेही, एक कंधार में मिला अफगानिस्तान के, दूसरा कौशाम्बी। इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? रानी का अभिलेख। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोला जाता है और यह अकबर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित कराया गया। तो चलिए अगला देखते हैं, टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। यह अभिलेख हरियाणा में था। कहाँ मिला है आपका? पहले तो देखिए ये था कहाँ? हरियाणा में था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह। कौन था? फिरोज शाह। ये जो था ये दिल्ली में अशोक के दो स्तंभ लेखों को स्थापित कराता है। उसमें से एक आपका टोपरा अभिलेख है, एक मेरठ अभिलेख है। टोपरा अभिलेख हरियाणा का था, इसे उठा के ले जाता है और दिल्ली में स्थापित कराता है। और जो दूसरा अभिलेख है मेरठ अभिलेख, इसे भी ये फिरोज शाह तुगलक उठाता है और दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा देता। तो ये आपके 4 हो गए। ओके, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, इन दोनों को कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक ले जाता, दिल्ली में स्थापित कराता है। एक टोपरा अभिलेख और आपका मेरठ अभिलेख। इसके बाद 3 आपके अभिलेख और आते हैं, एक रामपुरवा अभिलेख, एक लौरिया नंदनगढ़ और एक लौरिया अरेराज। अगर ये तीनों आते तो ये तीनों जो हैं वो कहाँ है? तो ये बिहार के चंपारण में है। कहाँ है भैया आपके? ये तीनों बिहार में। तो बस इम्पोर्टेंट ये है और आपका ये पीछे रानी का और ये सबसे छोटा, ये आपको 4 तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद इनके अलावा ये जो तीनों का कभी अगर नाम आ जाता तो यही आएगा कि ये कहाँ है? तो आपका बिहार में है। ओके, रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और लौरिया अरेराज अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के 14 अभिलेख भी हैं। कितने? 14 अभिलेख। वो लघु स्तंभ लेख बोले जाते हैं और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आपके 14 अभिलेख हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वही ऐड किए गए हैं। तो देखिए चौथा अभिलेख के अनुसार अशोक ने, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है किस में यह बात कही गई है, किस अभिलेख में, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए जो चौथा अभिलेख है, कौन सा? चौथे नंबर का अभिलेख है, उसमें अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा की है। अब ये क्या मतलब है भाई, भेरी घोष और धम्म घोष? तो भेरी घोष का मतलब है युद्ध नीति, यानी अशोक ने चौथे अभिलेख में अपने कहा है कि आज से मैं युद्ध को त्यागता हूँ, यानी भेरी घोष का मतलब है युद्ध को त्यागता हूँ, और धम्म घोष मतलब जैसे बुद्ध जी का बुद्ध धम्म संघ था, यानी धम्म घोष यानी शांति की तरफ अब मैं अग्रसर हूँगा। तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति किस अभिलेख में है? तो आपके चौथे अभिलेख में है। इसके बाद आपका देखिए सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा आता है? तो आपका 7वां अभिलेख है। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख। और इसमें क्या कहा है अशोक ने? अशोक ने कहा कि सभी धर्म समान हैं। अब 7 है तो समान भी होंगे, हम सब क्या है? समान हैं, यानी 7 7 हैं। तो ऐसे याद रखिए 7वें में सभी धर्म समान हैं। क्या है? 7वें में सभी धर्म 7 7 हैं। और अब जब सभी धर्मों की बात आ जाएगी तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा अभिलेख बन जाएगा। इस तरीके से याद रखना, सब धर्म अगर एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो सवाल आपका आता है सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की चर्चा किस में की गई है? तो चौथे अभिलेख में की गई। और अगला जो पॉइंट आपका, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है पैट में यही सवाल आ जाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में की गई है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि
ये बिल्कुल रट लीजिए कि किस युद्ध में अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। तो 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा की है। चलिए अगले चलते हैं। अब आपके ये 4 शब्द आपको थोड़े से ध्यान देने हैं कि किस अभिलेख में। अभिलेख तो बहुत मिले हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उधर आपको 7 बताए गए हैं और 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बताए गए हैं। वैसे अभिलेख तो इनके, अब जो कोई राजा है जिसने 40 साल तक शासन किया, तो उसने क्या 14 और 7 इतने 21 ही अभिलेख तो नहीं बनाए होंगे। अभिलेख तो उनके 40, 50, 60, 100 से ऊपर मिले, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसमें आपके ये 14 आते हैं और पीछे 7 जो अभी बताए गए हैं। अब उन्हीं में से 4 कुछ अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक आता है। क्या आता है? अशोक ने खुद को बताया कि मैं सम्राट अशोक हूँ। तो सवाल आपका आता है कि किन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने स्वयं का नाम अंकित कराया है? क्या बोलेंगे? किन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपना नाम अंकित कराया? तो मौस्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम। कैसे याद करेंगे? आपको तो इम्पोर्टेंट है और आपको तो याद होने से रहे इस तरीके से। तो देखिए, मौस्की की आप लीजिए एम, गुर्जरा की लीजिए जी, नेतुर की लीजिए एन, क्या लीजिए एन, और उदयगोलान की लीजिए यू। तो MGNU, ये क्या शब्द बन गया? मजनू। समथिंग ऐसा ही लग रहा है, मजनू, MJNU। तो भाई अगर इस राइमिंग के साथ MJNU इतना तो याद कर लोगे आप, फिर ऑप्शन में आपके मिल जाएंगे। M फॉर हो गया मौस्की, G फॉर हो गया आपका गुर्जरा, N फॉर हो गया आपका नेतुर और U फॉर उदयगोलम। MGNU यानी मजनू हो गया आपका। ओके, तो मौस्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, इन 4 में अशोक ने अपना नाम अशोक बताया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं कि अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था, वो कितने प्रांतों में विभाजित था? तो इनकी संख्या थी 5 प्रांतों में विभाजित था। यानी इसके साम्राज्य के 5 स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट थे। कितने थे? 5 स्टेट थे। अब अगर सवाल आपका आएगा तो ये आएगा कितने स्टेट थे, कौन कौन से थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं लिखे गए इसीलिए। अब अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? रुम्मनदेही था। इसमें अशोक की विशेषता जो थी, अशोक अपनी जो जीवन की यात्रा करता है, नेपाल जाता है, कौशाम्बी जाता है, वो इसने यहाँ पे दर्ज कराई हुई है। तो रुम्मनदेही अभिलेख से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख है। अशोक ने अपने जीवन की यात्रा किस अभिलेख में दर्ज कराई है? नेपाल यात्रा के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लुम्बिनी जाता है, कर मुक्त कराता है। तो इस तरीके के कई बातें हैं जो रुम्मनदेही अभिलेख में है। ओके, अगर आपका कोई भी सवाल आएगा तो रुम्मनदेही अभिलेख से ही आएगा। जो मैंने अभी पॉइंट जो 4-5 बताए हैं, कर मुक्त कराना, कौशाम्बी की यात्रा, नेपाल की यात्रा, अपने 20वें वर्ष पे जो जीवन यात्रा करता है उसकी चर्चा कहाँ है? तो रुम्मनदेही अभिलेख में है। ओके, चलिए अब इसके शायद सवाल शुरू हो गए हैं, तो इन सवालों को जल्दी से कर लेते हैं और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पहला सवाल है, अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र कौन सा था? यानी सवाल बोल रहा है अशोक ने अपने जीवन में कौन सा क्षेत्र जीता है? क्या दक्कन है, कलिंग है, दक्षिण भारत है और पश्चिम भारत है? तो आप सबको इसका आंसर पता है, क्या है इसका आंसर बताइए जल्दी से। दक्कन है, कलिंग है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कलिंग। और कलिंग पर विजय 2 कारणों से की गई थी। एक तो आप जब कलिंग देखेंगे तो आज के समय में उड़ीसा है, तो उस समय वो खनिज संसाधन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हाथियों की संख्या वहाँ ज़्यादा थी और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हाथियों की संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती थी उस समय। और वहाँ से खनिज संसाधन, लोहा, लकड़ी आदि काफ़ी मिलने वाले थे। और अगर आपको ईस्ट इंडिया की तरफ जाना है या आपको कोस्टल एरिया में जाना है, यहाँ पड़ता है ना आपका, तो आपको उड़ीसा से होके जाना पड़ता था। इस वजह से कलिंग पर सब लोग आक्रमण करना चाहते थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बताया है?
या प्रतिरूप बनाया। हमें क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है, सिलोन का मतलब है श्रीलंका, यानी श्रीलंका का वह कौन सा शासक था जिसने अपने आप को अशोक की तरह, मतलब अशोक से इंस्पायर्ड हो गया था। क्या वह महाबली है, वीर सिंह है, तिष्य है या रण सिंह है? तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए ये डाला गया है कि कौन ऐसा शासक था श्रीलंका का जिसने अपने आप को अशोक की तरह दिखाने की कोशिश की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा तिष्य। क्या हो जाएगा? तिष्य इसका आंसर हो जाएगा। और एक बताऊं कि जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपना नाम देवनाम प्रिय रखा था। क्या रखा था? देवनाम प्रिय। तो इस शासक ने भी अपनी उपाधि एक देवनाम प्रिय रख ली थी। आगे चलते हैं। तो अगला सवाल आपका है, वह कौन सा मौर्य शासक था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? अब ये भद्रबाहु कौन? दिगंबर संप्रदाय के संरक्षक हुए हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म में। भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संरक्षक हुए हैं। तो आपको पता है जैन धर्म मानने वाला कौन था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, दशरथ था, बिंदुसार था या अशोक था? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है या बौद्ध धर्म अपना लेता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। उपगुप्त है आपका, उपाली है, राधा गुप्त है या नागसेन है? तो निग्रोध का तो जिक्र हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपगुप्त। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मूल कारण मौर्य को शूद्र वर्ण के संबंधी के रूप में व्याख्या करता है? सवाल क्या कहना चाहता है, पहले सवाल को समझिए, उसके बाद आंसर देखा करिए। पहले आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो प्रयास ये करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई किस में ऐसा वर्णित है, यानी पुराण है, जातक है, पूर्व, छोड़िए इस ऑप्शन को, पूर्व या यूरोपियन क्लासिक है, इनमें से किस में यह लिखा है कि जो मौर्यवंशी लोग थे वो कौन से वर्ण के थे? शूद्र वर्ण के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण। पुराणों में दिया गया, और पुराणों में भी कौन सा पुराण था? मत्स्य पुराण था, वायु पुराण था या विष्णु पुराण था? तो आपका विष्णु पुराण में, इसमें पुराणों में मौर्य वंश का जिक्र मिलता है कि मौर्य जो थे वो शूद्र वर्ण के थे। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बरहुत है, अमरावती है, नालंदा है या सांची स्तूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन गलत हो गए हैं, इस तरीके से ए, बी, सी और डी। तो सांची, बरहुत, अमरावती या नालंदा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रचलित केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रचलित केंद्र वैशाली थी, नालंदा था, तक्षशिला था या उज्जैन था? तो आप सभी को पता है इसका क्या था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के कलिंग का जो युद्ध था उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो अभी बताया था 13वां शिलालेख। कहाँ से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है इसकी जानकारी, कलिंग युद्ध की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के शिलालेख उपलब्ध नहीं है? मतलब अशोक के शिलालेख उपलब्ध नहीं हुए हैं। क्या आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है? क्या है इसका आंसर? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, अभी दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है? ये इसलिए मैं देखो छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप गूगल करेंगे, इसके बारे में 4-5 जानकारी जुटाएंगे तो आपको खुद से ही यह क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख उपलब्ध ही नहीं है। कहाँ से नहीं? आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो ये जब ये आप क्वेश्चन, इसको 9 नंबर का क्वेश्चन सर्च करेंगे तो 4-5 चीज़ें इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था? क्या कश्मीर नहीं था, तक्षशिला नहीं था, मद्रास नहीं था या कन्नौज नहीं था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मद्रास। यानी मद्रास जो है, यानी चेन्नई जो थी, इस समय की चेन्नई, आधुनिक चेन्नई उस समय का मद्रास कहलाता था, तो वह अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बृहद्रथ था, शतधन्वा था, संप्रति था या शालीशुक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ।
क्या है, बृहदरथ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया। सर विलियम जोन्स हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं, डी कौशाम्बी हैं या मॉस्की हैं। तो आपको पता है इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है कालसी। कालसी प्रसिद्ध है, क्या कारण है कालसी के प्रसिद्ध होने का। क्या बौद्ध जातियों हेतु, अरसी के सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, अशोक के शिलालेखों के कारण। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन 7 वर्गों के तौर पर उल्लिखित है, कहाँ किस 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 में कहा गया है कि जो मौर्यों का साम्राज्य था वो 7 वर्गों में विभाजित था। तो आपका ऑप्शन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, जो कि अशोक के शिलालेखों में मिलता है, पुराणों में मिलता है या मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। बताइए इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य वंश जो था वो मौर्य वंश था, उस समय का जो समाज था वो 7 भागों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी तरीके से और 7 जातियों में विभाजित था। तो इसका जो वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, पुराणों और मेगस्थनी, यहाँ अशोक होगा, ठीक है, अशोक के शिलालेखों में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ABCD कौन सा है, जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूँ, बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज की इंडिका में। किस में है, मेगस्थनीज की इंडिका। और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। यहाँ से पिछली बार आपका एक क्वेश्चन बना था, किसके जो विदेशी यात्री थे उस पर एक सवाल आपका पैट के दूसरे उसमें बना था। आज सुबह अजय सर ने इसका आंसर भी कराया हुआ है, जो 2 प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो यहाँ से आपको एक छोटी छोटी चीज़ याद रखनी है। ओके, मेगस्थनीज हो सकता है इस बार आ जाए, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी जो था वो देवनाम प्रिय कहलाता था। उसने अपने आप को दादाजी की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक की उपाधि है देवनाम प्रिय। इसके अलावा इतिहास में सिर्फ 2 राजा और हुए हैं जिन्होंने अशोक की उपाधि यानी जो देवनाम प्रिय है वो अपने आप में धारण की है। पहला एक अशोक हो गया, एक मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, तिस्य था श्रीलंका का राजा। ओके, इसके बाद दूसरे कौन आते हैं, तो ये आते हैं अशोक का जो पौत्र है, प्रपौत्र क्या बोलते हैं, नाती, ग्रैंडसन दशरथ, उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक का नाती है, क्या है, नाती है दशरथ। ओके, अगला सवाल है, सम्राट अशोक महान जो कि 40 वर्षों तक भारत का राज करते हैं, उनकी राजधानी क्या थी। सिर्फ सवाल ये कहना चाहता है कि अशोक के शासनकाल में उसकी राजधानी क्या थी। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, पाटलिपुत्र। ओके, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261, 263, 232 या 240 BC। तो इसका आंसर हो जाएगा 261 BC में। कब हुआ था, 261 BC में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यानी कहना चाहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। क्या हैरी स्मिथ हैं, जॉन टावर हैं, चार्ल्स मैटकॉफ हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं। बताइए कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ABCD। तो सभी को पता है इसका आंसर, जेम्स प्रिंसेप 1837। और खोज किसने की थी, T फैंतलर 1750। अगला क्वेश्चन है आपका, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय कहा गया है। क्या अशोक को कहा गया है, हर्ष को कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का सवाल बोलता है, मौर्य के शासनकाल में सिक्के जो ढाले जाते थे वो किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था, ताम्र कांसा, स्वर्ण चांदी, चांदी ताम्र या ताम्र कांसा या स्वर्ण और ताम्र। बताइए ABCD कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ताम्र और कांसा। मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए। आई होप यही है इसका आंसर शायद।
चलो इसका आंसर कल बताएंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है, जहाँ तक है ताम्र और कांसा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था जिसका दमन अशोक के द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जितना भी इंपॉर्टेंट बोल दीजिए उतना कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है और आपका आ जाएगा कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था इस तरीके से, या फिर उसने विद्रोह का दमन कहाँ किया था। तो विद्रोह का दमन की अगर बात आ जाए तो तक्षशिला, राज्यपाल की बात आ जाए तो अवंती। ओके, चलो आप बताइए, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या चित्रलिपि से, अरमाइक लिपि से, किलाक्षरी या ब्राह्मी लिपि? तो इसका आंसर होगा अरमाइक लिपि से। किससे हुई है? अरमाइक लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है, खरोष्टी लिपि की। क्वेश्चन नंबर 23, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मैंने इसको बताया था आपका, मजनू, मौस्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलन। ठीक है, MJNU, मौस्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलन। ओके, 24 क्वेश्चन बोलता है, किस राजा को अमित्र घात हो गया? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात, या इसे यूनान में अमित्र चेट्स बोलते हैं, यूनान के उसमें। तो इसका आंसर बिंदुसार हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा, शालीशुक है या बृहद्रथ? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ओके, अशोक के पिताजी बिंदुसार को अमित्र घात की नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? क्या खरोष्टी है, ब्राह्मी है, खरोष्टी ब्राह्मी अरमाइक है, या खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक अरमाइक है? तो आपको पता है चारों हैं इसमें, खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का पोता कौन था, या अशोक के पोते का नाम क्या था? क्या दशानन था, दशरथ था, दशराज था, दशकुमार? तो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि अशोक का जो पौत्र था जिसने अपने उपाधि देवनाम प्रिय धारण की, उसका नाम था दशरथ। क्या था? दशरथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 27, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? क्या चंद्रगुप्त के बाद आते हैं, बिंदुसार के बाद आते हैं, सुसीम के बाद आते हैं, या फिर आपके दशरथ के बाद आते हैं? किसके बाद आते हैं? तो आप सभी को पता है सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, तो उन्हीं के उत्तराधिकारी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 28, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या देववर्धन था, विष्णुगुप्त था, रामगुप्त था या बृजगुप्त था? तो चाणक्य जी के 3 नाम थे, एक विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ओके, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 29, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? क्या अर्थशास्त्र है, इंडिका है, आर्यमंजूश्री या राजतरंगिणी? देखो राजतरंगिणी किसने लिखी है? किसने लिखी बताइए? राजतरंगिणी में आपके कश्मीर का जिक्र है। अब ये किसने लिखी है, ये आप लोग जल्दी से बताइए। और इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी है, और अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है? कौटिल्य ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? हो सकता है यही आपका क्वेश्चन बन जाए पैट में, कि युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म धारण कर लिया? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई या पारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके दोस्तों, तो आपके ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, थ्योरी भी हो गई। इस टॉपिक को देख लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और मेरी गारंटी है कि पैट से इससे आगे आपका कोई भी सवाल नहीं आने वाला। तो चलिए, अगला टॉपिक जो आपका होगा वो हर्षवर्धन है आपका सिलेबस में, तो हर्षवर्धन देखेंगे, और उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी लगभग ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम सीधा मॉडर्न पे चलेंगे, मेडाइवल पे चलेंगे, और मेडाइवल से पहले थोड़ा राजपूत काल देखना है आपका, उसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, वहीं से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए और रिव्यू दीजिए। ओके दोस्तों, नमस्ते, गुड नाइट।